नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का 9वां अध्याय जो है जनसंचार, सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंचार। जनसंचार का अर्थ होता है कि लोगों से संपर्क करने के जो साधन हैं उन्हें हम जनसंचार के साधन कहते हैं। तो इसमें जनसंचार और सामाजिक आंदोलन सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए जनसंचार के जो साधन होते हैं वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जनसंचार के द्वारा संदेश, सूचना एवं विचार आम लोगों तक पहुंचाते हैं। इसी से प्रभावित होकर लोग सामाजिक आंदोलन के प्रति जागरूक होते हैं। यानी कि जनसंचार के जो साधनों के माध्यम से लोग अपने विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं, जिससे समाज के अंदर आंदोलन है या सामाजिक आंदोलन है उसके प्रति जागरूक होते हैं। और जो सामाजिक आंदोलन घटित होते हैं तो इनका परिणाम सामाजिक परिवर्तन के रूप में सामने आता है। यानी कि समाज के अंदर कोई परिवर्तन लाना है तो उसके लिए जनसंचार के साधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर आगे है जनसंचार की अवधारणा के पक्ष। यानी कि जनसंचार की जो अवधारणा है या मान्यता है इसके पक्ष क्या है। जब कोई संदेश या समाचार किसी माध्यम से आम जन तक पहुंचाया जाता है तो इसे जनसंचार कहा जाता है। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि एक सामाजिक क्रिया के रूप में कार्य करता है, जिसके द्वारा सूचनाओं, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। यानी कि जनसंचार के द्वारा, इन माध्यमों के द्वारा अपनी सूचनाओं को, संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। जनसंचार के अवैयक्तिक साधन है, यानी कि बिना व्यक्ति के ही लोगों तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाने वाले साधनों को क्या कहते हैं? अवैयक्तिक, यानी बिना व्यक्ति के माध्यम से। इन साधनों में आते हैं प्रेस, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट आदि। जनसंचार के साधनों के लिए 3 बातें महत्वपूर्ण हैं। दिए जाने वाले संदेश के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट होना, यानी कि जो संदेश दिया जाता है उसका ध्यान, लोगों का उधर ध्यान आकृष्ट करना। अपेक्षा अनुसार ही लोग संदेश को समझने में सक्षम हो, लोग उस संदेश के बारे में अपनी प्रतिक्रिया देने में सक्षम हो। यानी कि ये 3 बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए कि जो सूचनाएं दी जा रही है उसे वो पूर्ण रूप से समझ सके और उन सूचनाओं का कोई उत्तर वो दे सके। फिर है जनसंचार की संरचना। जनसंचार की भी एक विशिष्ट संरचना होती है जिसका निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। जनसंचार की पहली इकाई स्रोत के रूप में विचार की उत्पत्ति, घटना के घटित होने तथा प्रकटीकरण से है। जनसंचार की दूसरी इकाई है संदेश, जो कि प्रतीकात्मक या भाषा के रूप में हो सकता है। इसे हम विषय वस्तु कहते हैं। यानी कि कोई घटना होती है, संदेश होता है, तो उसको भाषा में प्रतिलिपित करके उसे विषय वस्तु कहते हैं। यानी कि जो घटना की जो मुख्य बिंदु होते हैं उन्हें विषय वस्तु कहते हैं। फिर जनसंचार की तीसरी इकाई लक्ष्य के रूप में है, और लक्ष्य है वह जनसमूह जिसके लिए यह संदेश प्रेषित किया गया है, उस तक संदेश का पहुंचना। फिर है जनसंचार के साधन, यानी कि जनसंचार के कौन कौन से साधन हैं। जनसंचार के साधनों में मोटे रूप से 2 भागों में बांटा गया है। यानी कि जनसंचार के साधनों को 2 रूपों में बांटा गया है। एक है प्रिंट मीडिया और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि जिन सूचनाओं को प्रिंट करके या प्रिंटर के द्वारा सूचनाओं लिख करके लोगों तक पहुंचाया जाता है उसे प्रिंट मीडिया कहते हैं। उसमें आते हैं समाचार पत्र, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएँ आदि। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इनके अंतर्गत आता है टेलीविज़न, रेडियो, कंप्यूटर, चलचित्र, इंटरनेट आदि भी आते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत। फिर जनसंचार की दृष्टि से देखें तो अब लगभग सभी देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर है जनसंचार का महत्व। मानवीय व्यवहार को संचार के साधन प्रभावित कर रहे हैं। संचार माध्यमों के कारण एक स्थान पर घटित होने वाली घटना समूचे देश को प्रभावित कर देती है। यानी कि इन माध्यमों के द्वारा एक स्थान पर घटना जो घटित होती है उस घटना को सभी व्यक्तियों तक पहुंचा करके, यानी कि वो पूरे देश में हलचल उत्पन्न कर देती है। संचार माध्यम भावनाओं को उकसाने में उनकी भूमिका निभाते हैं। फिर है वे राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में भी सहयोग होते हैं। संचार के साधन सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि जनसंचार का यह महत्व है।
फिर है सामाजिक आंदोलन का अवधारणात्मक पक्ष। समाज में जब कोई लोग इच्छित परिवर्तन लाने के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं तो इसे सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। यानी कि किसी भी घटना को सभी मिल करके अगर कोई सामूहिक प्रयास करते हैं समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए तो उसे कहते हैं सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। सामाजिक आंदोलन के आवश्यक तत्व। पहला है स्रोत। सामाजिक आंदोलन का जन्म जिन परिस्थितियों में होता है उससे हम उसका स्रोत कहते हैं, यानी कि उस घटना का स्रोत कहते हैं। फिर दूसरा विचारधारा। सामाजिक आंदोलन का आधार एक विचारधारा होती है जिसमें इसके उद्देश्य तथा प्राप्त करने के तरीके प्रस्तुत किए जाते हैं। फिर तीसरा चमत्कारी नेतृत्व। विचारधारा को प्रभावी तरीके से आम लोगों तक संप्रेषित करने के लिए एक चमत्कारी नेतृत्व का होना आवश्यक है। फिर एक कटिबद्ध अनुयायी। नेतृत्व को मान्यता प्रदान करने वाले कटिबद्ध अनुयायी ही सामाजिक आंदोलन को सफल बनाते हैं। कटिबद्ध अनुयायी यानी कि उस सामाजिक आंदोलन को शुरू करने वाले जो युवक हैं या जो उस समूह से जुड़े हुए जो व्यक्ति है उन्हें कहते हैं कटिबद्ध अनुयायी। यानी कि अपने लक्ष्य की तरफ कटिबद्ध, यानी कि उस लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वो प्रयत्नरत हैं। फिर अगला होता है संगठन। विचारधारा, नेतृत्व और अनुयायी मिलकर के संगठित होते हैं तो सामाजिक आंदोलन का एक संगठन के रूप में दिखाई देता है। फिर होता है व्यूह रचना, यानी कि उस आंदोलन को कैसे चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ किया जाए। व्यूह रचना संपूर्ण आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की योजना है, यानी कि इस आंदोलन को कैसे शुरू किया जाए और इसमें क्या क्या बातें मुख्य होनी चाहिए। फिर है राजस्थान में हुए प्रमुख आंदोलन। इस अध्याय में राजस्थान से संबंधित जिन 3 महत्वपूर्ण आंदोलन का विवेचन किया गया वे हैं राजस्थान में बिजोलिया किसान आंदोलन, यानी कि मुख्य आंदोलन थे जो राजस्थान में हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन के जनक विजय सिंह पथिक यानी कि भूप सिंह गुर्जर थे, यानी कि इस आंदोलन को शुरू करने वाले थे विजय सिंह पथिक। किसान आंदोलन के प्रभाव से किसानों को जमींदारों के शोषण, दमन तथा लगान से बहुत से राहत मिली थी। यानी कि इस आंदोलन को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य क्या था कि किसानों को जमींदारों का किसानों के ऊपर जो शोषण हो रहा था उसको रोकना, दमन तथा लगान की बहुत से राहत, यानी कि उनके ऊपर जो लगान लगा हुआ था उससे राहत दिलाना था। तो इस आंदोलन से उनको राहत मिली। फिर आगे है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन या भगत आंदोलन। जनजातीय आंदोलन के कालखंड के आधार पर KSC ने 3 कालखंडों में इसे विभाजित किया था। पहला था 1795 से 1860 तक का आंदोलन। इसे जनजातीय आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की, यानी कि इस आंदोलन ने जनजातीय लोगों के लिए आंदोलन की जो मुख्य रूपरेखा है वो उन्होंने तैयार करी थी। फिर 1860 से 1920 का आंदोलन जो था ब्रिटिश शासन की नीति से जनजातीय समुदाय में असंतोष व्याप्त हो गया था और वे आंदोलन के लिए प्रेरित हुए थे। फिर तीसरा था 1920 में स्वतंत्रता प्राप्ति तक, यानी कि यह जो आंदोलन हुआ 1920 से लगा करके स्वतंत्रता प्राप्ति तक का था। इसमें जनजातीय समुदाय में शोषण का विरोध हुआ। भगत आंदोलन जनजातीय समाज में प्रचलित सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने के मुद्दे पर आधारित था। यानी कि भगत आंदोलन जो हुआ था वो मुख्य रूप से किस लिए चलाया गया कि समाज में प्रचलित सामाजिक बुराई को समाप्त करने के मुद्दे पर आधारित था। फिर इसका स्रोत है भगत आंदोलन के 2 स्रोत थे। पहला है जनजातीय समाज में कुरीतियों से मुक्ति और दूसरा था ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीति तथा स्थानीय शासकों द्वारा शोषण। यानी कि इस आंदोलन के शुरू होने के 2 मुख्य कारण थे। फिर नेतृत्व, इसमें नेतृत्व किसने किया? भगत आंदोलन को संचालित करने वाले जो थे वो थे गुरु गोविंद। इसका उद्देश्य था, इस आंदोलन के उद्देश्य थे जनजातीय समुदाय का धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान और दूसरा था शोषण के विरुद्ध आंदोलन करना। फिर है आंदोलन से संबंधित मुख्य घटनाक्रम। इस आंदोलन के घटनाक्रम को मोटे रूप से 2 अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। पहला है धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान से संबंधित घटनाक्रम। फिर दूसरा है ब्रिटिश शासकों की शोषण एवं दमनकारी नीतियों एवं कृत्यों का विरोध संबंधी घटनाक्रम। यानी कि इन 2 आधारों पर भगत आंदोलन चला। प्रथम घटनाक्रम में इसे जनजातीय समुदाय के लोगों को समझाकर बुराइयों को त्याग कर अच्छाइयों को अपनाने के प्रयास हुए तथा 1903 में मानगढ़ की पहाड़ी में मुख्य धुनी की स्थापना हुई थी। यानी कि 1903 में मानगढ़ की पहाड़ियों में
इस भूमि की स्थापना हुई थी। फिर द्वितीय घटनाक्रम में गोविंद गुरु के मार्गदर्शन में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध एक 13 सूत्रीय मांग पत्र तैयार करना तथा ब्रिटिश शासकों द्वारा भगत आंदोलन को तोड़ने व कुचलने का प्रयास करना। अंत में सरकार द्वारा मानगढ़ की पहाड़ियों पर आंदोलनकारियों ने योगदान दिया। फिर है इसका प्रभाव क्या पड़ा। इस आंदोलन ने धार्मिक अथवा सामाजिक परिवर्तन लाने में उल्लेखनीय योगदान दिया था। इससे जनजातीय समुदाय को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु सकारात्मक वातावरण उत्पन्न किया। फिर है राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया। फिर चौथा है शोषण का विरोध करने हेतु आंदोलन में जनजातीय लोगों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। फिर आगे आता है राजस्थान का पर्यावरण आंदोलन, यानी कि खेजड़िया आंदोलन था। ये तीसरा आंदोलन था। खेजड़िया आंदोलन प्राकृतिक संसाधनों अर्थात खेजड़िया वृक्षों अगले जंगली जानवरों के संरक्षण में हुआ, यानी कि उनके वृक्षों के बचाव के लिए और जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए आंदोलन हुआ था। खेजड़िया आंदोलन की अगुआ अमृता देवी थी, यानी कि इसको शुरू करने वाली जो थी वो अमृता देवी थी, जिसने खेजड़िया के हरे भरे वृक्षों को काटने से राज दरबारियों के प्रयासों का विरोध करते हुए अपना बलिदान दिया था। फिर है अन्य समाज सुधार आंदोलन। भारत में अन्य समाज सुधार आंदोलन मुख्य रूप से सामाजिक कुरीतियों, सामाजिक भेदभाव, अन्याय, शोषण के विरुद्ध हुए थे। ये आंदोलन थे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना सभा, राधा कृष्ण मिशन योजना, अल्पसंख्यक समुदाय में समाज सुधार आंदोलन, मुस्लिम समुदाय, अहमदिया आंदोलन, अलीगढ़ आंदोलन, सर महमूद इकबाल का आंदोलन तथा अब्दुल हामिद शाह का आंदोलन चले। पारसी समुदाय में पारसी पंचायत ने सुधार लाने के प्रयत्न किए तथा सिख समुदाय गुरुद्वारे के माध्यम से सामाजिक धार्मिक सुधार किए। यानी कि ये आंदोलन जो थे समाज के अंदर परिवर्तन लाने के लिए शुरू किए गए थे और इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए इन संचार के साधनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बस इतना ही, धन्यवाद।